नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले, जो कि आपके 10th एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो देखिएगा, इस पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना किस वर्ष के आसपास उभरने लगी थी। तो भाई 1857 की क्रांति हुआ था ना, उसी के समय भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, जो कि बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये सब बातें भी आप गौर करिएगा। क्वेश्चन के अलावा और कुछ जानकारी देंगे, जो भी आप सुनिएगा, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन के चलते 3 क्वेश्चन भी कवर हो पाए। देखिए तीसरा देखते हैं, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भाई असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किए थे, जो कि 1920 के लमसम में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन इसी के समय में सब हुए थे। अब देखिए चौथा देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था। तो भाई स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, बंगाल विभाजन में 1906 में ही हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो यह आंदोलन इसी आंदोलन का हिस्सा था। अब देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो भाई गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह समझौता पुणे के यरबदा जेल में ही हुआ था, जिस टाइम महात्मा गांधी जेल में थे। अब छठा देखते हैं, कौन सा नेता सुभाष बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस को ही सुभाष बाबू के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली बार संगठित विद्रोह। तो भाई पहली बार जो संगठित विद्रोह हुआ था ना, वो 1857 में ही हुआ था। इंडिको विद्रोह किससे जुड़ा है। तो भाई इंडिको विद्रोह जो है ना, जो किसानों से जुड़ा है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौवां देखते हैं, किसने भारत में छापाखाना शुरू किया था। तो भारत में जो छापाखाना है ना, वो पुर्तगालियों ने शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो भाई फ्रांस की क्रांति आपको पता ही कि 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। यंग इटली का संगठन। तो भाई यंग इटली अगर कहे तो यह यंग इटली को मेजनी ने स्थापना किया था। प्रश्न, इटली का एकीकरण किसका मुख्य योगदान है। तो इसमें गैरीवाल्डी का मुख्य योगदान है। जर्मनी का एकीकरण किसका नेतृत्व। तो भाई जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है। तो भाई सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो भाई जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त है। तो भाई काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और यह जो है जो कपास के फसल के लिए प्रयुक्त होती है। महाराष्ट्र साइड में सबसे ज़्यादा होती है। भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। तो भाई सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का है भाई भाखरा नागल है, जो कि सतलज नदी पे है। ये भी बात आप याद करिएगा। तो हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, कि महानदी पे है। अब देखिए हम 17 नंबर देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई छोटा नागपुर फेमस है, जो कि झारखंड में है कोयला के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लू रेवुलेशन किससे संबंधित है। भाई तो ब्लू रेवुलेशन है जो मछली पालन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत का सबसे प्रमुख चाय उत्पादक कौन है। तो भाई चाय उत्पादक में सबसे ज़्यादा है असम, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में यह उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी फसल रबी फसल है। तो भाई इसमें जो रबी फसल है ना, वो गेहूँ है। गेहूँ एक रबी फसल है। अब देखते हैं भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो भाई भारत का प्रमुख लौह अयस्क की बात करें तो कर्नाटक, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाइस इसका। अब देखते हैं कौन सा संसाधन अक्षय नहीं है। कोयला अक्षय नहीं है, ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। देखते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भाई भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी, और यह जो जगह है ना मानसीराम में है। और यह जो जगह है वो लगातार 1 साल का रिकॉर्ड बना है कि 1 साल लगातार यहाँ पे बारिश हुई हो। ये बात आप गौर करिएगा। अब देखते हैं पवन ऊर्जा से बिजली कहाँ उत्पन्न की जाती है। तो भाई पवन ऊर्जा से बिजली कन्याकुमारी में उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत में खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र कौन है। तो मुंबई है। तो भाई मुंबई है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो भाई असम भी है जो खनिज तेल के लिए प्रयुक्त है, यानी 25। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र। तो भाई भारत का लोकतंत्र जो गणराज लोकतंत्र है, राजाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, ये गणराज लोकतंत्र है, जो कि भारत के प्रस्तावना में भी लिखा गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भाई भारत का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। भारत में संसद के कितने सदन। तो भाई भारत में संसद के 2 सदन है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। पंथ निरपेक्षता का कार्य क्या है। पंथ निरपेक्षता का कार्य है ना भाई सभी धर्मों का सम्मान देना, यानी सभी धर्म एक समान होते हैं, इसका काम है, जो कि हमारे संविधान में यह लिखा गया है। 30 देखिए सत्ता का विभाजन किसके बीच होता है। तो भाई सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो भाई लोकतंत्र की विशेषता यही होता है कि इसमें जनता की भागीदारी होती है, इसमें जनता ही मालिक होता है, जनता ही लोकतंत्र में सरकार बनाती है।
32 देखते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भाई भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और आपको यह पता होना चाहिए भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, यानी 25। दलीय प्रणाली का क्या लाभ है। तो दलीय प्रणाली की यह लाभ है कि इसमें विकल्प की सुविधा होती है, यानी कि एक से दूसरा दल हम बदल सकते हैं, यही बहुदलीय प्रणाली का विशेषता है। न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो भाई न्यायपालिका का जो कार्य होता है ना, वो कानून का व्याख्या करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट एवं जज उज करते हैं। 35 देखते हैं चुनाव आयोग का कार्य क्या है। तो भाई चुनाव आयोग का कार्य मात्र चुनाव कराना ही है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। संसद का निम्न सदन, भाई अभी का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। लोकसभा भंग हो सकता है परंतु राज्यसभा भंग नहीं हो सकता, ये सब बात आप गौर करिएगा। और एक बात और, लोकसभा 5 साल का कार्यकाल होता है और राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल होता है, ये सभी बातें आप गौर करिएगा। अब 36-37 देखते हैं भारत में कुल कितने राज्य है। तो भाई भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भाई राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 वर्षों का होता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो भाई जीडीपी का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। सेवा क्षेत्र किससे संबंधित है। तो भाई सेवा क्षेत्र बैंकिंग वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, जो हमें सेवा प्रदान करे उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो भाई वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि पूरी दुनिया का आपस में जुड़ना, यानी कि दुनिया से ग्लोबलाइजेशन करना, दुनिया की कंपनियां अपने देश में लगवाना, यही होता है वैश्वीकरण का, जो कि 1991 में भारत में हुआ था, जब हमारे यहाँ आर्थिक मंदी पड़ गई थी। तो अब देखिए 42 देखते हैं मानव विकास सूचकांक में कौन से तत्व शामिल है। तो भाई मानव विकास जो सूचकांक में वो आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औपचारिक क्षेत्र में क्या शामिल है। तो बैंक को औपचारिक क्षेत्र कहते हैं। अब देखते हैं 44 मजदूरों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो भाई मजदूरों के अधिकारों की रक्षा यूनियन करता है। इस देखते हैं भारत में कौन सा सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो भाई भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, और इसे कृषि को भारत का रीढ़ भी कहा जाता है। न्यूनतम मजदूरी किसके लिए है। न्यूनतम मजदूरी मजदूरों के लिए होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो भाई प्रत्यक्ष कर जो आय कर है ना, वो प्रत्यक्ष कर है, और ये सब अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर, जैसे साबुन हम खरीदते हैं तो उस पर लगता है कर, पर हमको मालूम नहीं चलता है, उस पर अप्रत्यक्ष कर है। अब देखते हैं विकास को मापने का एक तरीका क्या है। तो भाई विकास को मापने का एक तरीका है जीडीपी। जीडीपी के द्वारा विकास मापा जा सकता है, जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए एमएनसी का मतलब क्या है। तो भाई एमएनसी का मतलब होता है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां को एमएनसी कहते हैं, यानी बी इसका ऑप्शन होता है। टिकाऊ विकास क्या है। टिकाऊ विकास उसे कहते हैं जो मतलब आने वाले समय को देख कर किया गया विकास, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भविष्य के लिए सोच कर किया गया विकास। तो भाई ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो हमारे इस चैनल शुभम पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।